नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज यूपी टू मुंबई दौरा। यूपी में 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का पीएम ने किया उद्घाटन, तो मुंबई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बजट भाषण में गहलोत का कॉपी पेस्ट। विधानसभा में अशोक गहलोत ने पढ़ा पुराने साल का बजट, 7 मिनट तक पढ़ते रहे। साथ ही मंत्री ने टोका, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रुप डी के 1911 कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने का दिया बड़ा आदेश। महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना में जबरदस्त टकराव। सामना में लिखा, नाना पटोले स्पीकर होते तो नहीं गिरती एमवीएस सरकार। कंगाली का हर्जाना भरेगी अब पाकिस्तान की आवाम। 170 अरब रुपए के टैक्स से आम आदमी का गला घोटने की तैयारी में पाक सरकार। आज खबरों की शुरुआत में बात पीएम मोदी के यूपी टू मुंबई दौरे की। आज सुबह पीएम मोदी ने यूपी में 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, जिसमें आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा देश के प्रमुख उद्योगपति मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता से है। एक समय यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन 5-6 साल में प्रदेश ने अपनी कई पहचान बनाई, डंके की चोट पर खुद को बेहतर साबित किया। तो वहीं आज मुंबई को पीएम मोदी ने बड़ी सौगातें दी। मुंबई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाई। मुंबई से शिरडी और सोलापुर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात के साथ साथ मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पहले यूपी, उसके बाद मुंबई का दौरा। विकास की कितनी बड़ी सौगातें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार काम कर रही है और अब तो समय आ गया हर जगह हरी झंडी दिखाने का, उद्घाटन करने का। अब देखिए कि क्या राजनीति का कैसा करवट एक दिन में बदलता है। एक दिन के अंदर अडानी गायब। ये राजनीति प्रधानमंत्री की जो है वो विपक्ष समझ नहीं पा रही। आपने इतना बवाल किया, इतना सब कुछ किया, पूंजीवाद तो ये तो वो, लीजिए इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, वो महाराष्ट्र चले जा रहे हैं। आगे आने वाले 6-7 महीनों में आप देखेंगे कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के कार्यक्रम में नजर आएंगे। क्या नैरेटिव सेट होगा? प्रधानमंत्री मोदी काम करते हैं, विपक्ष क्या करती है? तो हंगामा करती है। ऐसे में 2024 की जो तैयारी ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दी है, और जिस हिसाब से आज अमित शाह भी गरज रहे थे, विकास के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो जनता के सामने 2024 के चुनाव से पहले साफ साफ भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को लेकर के जाना चाह रही है कि हम काम करने वाले लोग हैं और कुछ लोग देश को तोड़ने वाले और सिर्फ हंगामा करने वाले लोग हैं। और यही 2024 में सबसे बड़ा निर्णायक मुद्दा बन जाएगा। जी, दूसरी खबर में बात बजट भाषण में गहलोत के कॉपी पेस्ट की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को पेश करते हुए बड़ी भूल कर दी है। गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। गहलोत बजट भाषण पढ़ते चले गए, जिसके बाद विपक्ष के लोग ठहाके लगाने लगे। करीब 7 मिनट के बाद मंत्री महेश जोशी गहलोत के पास आते हैं, उन्हें टोकते हैं। उसके बाद अशोक गहलोत रुकते हैं। पुराना बजट पढ़ने की वजह से बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा भी किया। हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। इस बड़ी भूल की वजह से गहलोत सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। इस मामले में कई अफसरों पर कार्रवाई भी होना तय माना जा रहा है। ये गलती है या बेवकूफी है? देखिए, ये गलती भी है और बेवकूफ़ी भी है। गलती यूं कि होता है कभी कभी कोई पन्ना आ जाए, बीच में घुस जाए, या फिर गलत फाइल आपने लास्ट मोमेंट में उठा लिया, तो गलती तो हो गई। बेवकूफ़ी इस तरीके से है कि आप पढ़े चले जा रहे हो, आपको पहले ही इस
पैराग्राफ में ही समझ में आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? कितने काहिल हैं हमारे लोग, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जिनको ये भी पता नहीं कि बजट जो तैयार किया गया है उसका एलिमेंट क्या है। ये बेवकूफ़ी है, गलती हो सकती है, लेकिन ये रियलाइजेशन खुद आपको होना चाहिए। ये तो पिछले बार भी हमने यही पढ़ा था। तो समाज सेवा करने के लिए लोग आए तब तो बात समझ में आए, या लूट खसोट करने के लिए, घूस कमाने के लिए यहाँ लोग राजनीति में बैठे हुए हैं। और ये पहली बार नहीं हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के एक विदेश मंत्री होते थे SM कृष्णा, ये तो राजस्थान के असेंबली में हुआ, UN में जाकर के उन्होंने हिंदुस्तान की बेइज्जती करवा दी थी। UN में भाषण देने के लिए पहुंचे और हिंदुस्तान का पर्चा छोड़ के उसके पहले जो बोल करके जो स्पीकर गए थे वो पोर्तुगीज के विदेश मंत्री, उनका कागज रखा हुआ था, वो भी 5-7 मिनट तक पढ़ गए। फिर किसी ने टोका कि भाई ये तो पोर्तुगीज फॉरेन मिनिस्टर का पेपर आप पढ़ रहे हो। तब सॉरी वॉरी करके फिर उन्होंने ये किया। तो ये गलती भी है, बेवकूफ़ी भी है, और चुनाव होने वाले हैं, इसमें तो आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कितना वो ट्रोल होंगे या आप समझिए। ये बताता है कि किस तरह के लोगों को हिंदुस्तान की जनता चुन के विधानसभा और संसद में हम लोग भेजते हैं। बहुत शर्मनाक है। अब बात पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 1911 ग्रुप डी कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उनके भर्ती परीक्षा परिणामों में हेरफेर के बाद अवैध रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्ति दी गई थी। वकील ने कोर्ट में माना है कि ग्रुप डी के 1911 उम्मीदवारों की भर्ती गलत तरीके से की गई है। उस समय SSC के अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य थे, जिनको लेकर भी जस्टिस गंगोपाध्याय ने बड़ा आदेश दिया, जिनके कहने पर इतनी अवैध नियुक्तियां की गई है, उनके नाम तुरंत मांगे गए हैं। कितना बड़ा आदेश है ये हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, ये आदेश अपने आप में दो चीजें बता रहा है। एक तो नौकरी गई, नौकरी के साथ साथ क्या हुआ, कोर्ट कह रही है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ, इनकी जो नियुक्ति हुई, वो इलीगल है। अब इलीगल है तो इलीगल काम करने के लिए किसी ने तो पैसे कमाए होंगे, पैसा दिया होगा। तो ये आदेश दो धारी तलवार है ममता बनर्जी के लिए। जिनकी नौकरी गई अब वो तो बवाल काटेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ। अब ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि अब तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगी। अभी तक ये कह रहे हैं वह भी फंसाया जा रहा है, अब कहां जाएंगे ये सारे लोग जो कह रहे हैं कि भाई ईडी का इस्तेमाल तो सीबीआई का इस्तेमाल वो गलत तरीके से हो रहा है। अब तो हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया, जिनकी नियुक्ति हुई उनको रद्द करने का भी आदेश दे दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बात बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके से तृणमूल के लोगों ने, तृणमूल के तंत्र ने पैसे लेकर सरकारी विभागों में लोगों की नौकरी लगाई है, इसकी पुष्टि इस फैसले से हो गई है। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो जो 2024 में सोच रही थी प्रधानमंत्री बनना है, ये बंगाल संभल नहीं रहा। किस मुंह से अब वो जाएंगी, भद्र लोगों को बताएंगी कि ये सब मसला जो है वो बीजेपी हमसे बदला लेने के लिए कर रही है। यह आदेश बहुत नुकसानदायक है टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। जी, अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां कांग्रेस शिवसेना में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया छपी है। सामना में लिखा गया है कि नाना पटोले अगर स्पीकर बने रहते तो शिंदे गुट को शांत किया जा सकता था। मतलब ये है कि नाना पटोले स्पीकर होते तो नहीं गिरती एमवीए की सरकार। इस लेख पर सामना कॉलम के जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि एमवीए सरकार के पतन को
जिम्मेदार ठहराने के लिए सामना में छपा ये आरोप अनुचित है। शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अलग अलग तरह से इस पर बयानबाजी भी कर रही है। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, इसका मतलब साफ है कि जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है या आगे जो भी चुनाव होने वाले हैं, ये एमवीए नहीं रहेगा। अभी शिवसेना की जरूरत है कि शिवसेना एन केन प्रकारेण अपने शक्ति को बढ़ाए। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनके पास ही बीएमसी रहे। बीएमसी उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना की चाबी है। यहां से सत्ता से बाहर गए, उद्धव ठाकरे की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हो क्या रहा है कि सरकार गई, इसके लिए दोष किसको दिया जाता है? दोष दिया जाता है उद्धव ठाकरे को। अब ये नया पैतरेबाजी कि भाई सरकार जो गई इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, नाना पटोले जिम्मेदार हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर खाने कांग्रेस से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जो माउथपीस है सामना, उसके तो एडिटर खुद अभी तो भारत जोड़ो यात्रा पे गए थे। काम नहीं आ रहा है क्या? वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस एमवीए से बाहर निकलने का बड़ा दबाव है। कई स्थानीय जो लीडर हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, वो नहीं चाहते कि भाई इन लोगों के साथ रहा जाए। वो बड़ी दिक्कत होने वाली है और सामने बीएमसी का चुनाव है। तो उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बुरी खबर है कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है और जिस हिसाब से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो रही है, मतलब ये कि गठबंधन टूट की कगार पे है और घोषणा बीएमसी चुनाव की कभी भी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि उनका साथ छोड़ के कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती है। तो जी, आज की आखिरी खबर में बात कंगाल हुए पाकिस्तान की, जहां कंगाली का हर्जाना अब पाकिस्तान की आवाम भरेगी। आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को फिलहाल कोई कर्ज नहीं मिल रहा है। बेल आउट पैकेज के लिए जो मीटिंग हुई वो बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो गई। वहीं देश के वित्त मंत्री इशाक डार ने ऐलान किया है कि सरकार की तरफ से 170 अरब डॉलर के टैक्स भी लगाए जाएंगे। ये नए टैक्स मिनी बजट के जरिए पेश किए जाएंगे। इसका मकसद बेल आउट पैकेज को फिर से जिंदा करना है, मतलब जनता से अधिक टैक्स वसूले जाएंगे ताकि राजकोषीय घाटे को कम किया जाए। कंगाल पाकिस्तान तो अब लोगों को ही कंगाल करने पे आ खड़ा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति जो है वो तो एक कहावत है, न घर का न घाट का, वही हालत हो गई पाकिस्तान की। पैसे मिल नहीं रहे और जो शर्तें दी जा रही है वो शर्तें इतनी ज्यादा, वो उसको कह सकती कि हार्ड शर्तें हैं जो पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान में फिर से कू होगा, आर्मी शासन को संभालेगी, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। क्यों? आईएमएफ ने कई सारी चीज़ें लगातार हम लोग बोलते आ रहे हैं कि किस तरीके से चाइना के साथ जो डील हुआ उसको पब्लिक करना, किस तरीके से आप बिजली के दाम, पेट्रोल की कीमत, इसको जो है आप बढ़ाएं। साथ ही साथ एक नया डिमांड आईएमएफ ने रखा है और वो डिमांड ये है कि आप, पहली चीज़ ये कि जो आर्मी सेना के ऊपर आप जो खर्च करते हो उसकी ऑडिटिंग हो। 33% जो डिफेंस बजट है उसकी भी ऑडिटिंग हो। पैसे जो अलग अलग दिए जा रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, उसको एक जगह किया जाए। और साथ ही साथ तमाम आर्मी ऑफिसर्स की संपत्ति देश के अंदर और देश के बाहर है, जो लूट रहे थे अब तक पाकिस्तान को, उसको आप सार्वजनिक करें। कहां जाएंगे ये लोग? ये जो शर्त ऐसी है कि आप इसको कम करें, तब तो वो पैसे भी उसको, आर्मी के लिए तो तनख्वाह भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आदत पड़ी है चोरी करने की। ये जितने वहां पे आर्मी वाले हैं वो इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, ये सिर्फ धंधा लूट खसोट करने में जुटे हुए थे। तो अब पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी? एक तरफ आईएमएफ है जो पैसे नहीं देगा तो डूबेंगे, और अगर उनकी शर्तों को मान लेते हैं तो आर्मी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। तो यही होगा। इस्लाम के नाम पे ये जो धर्मांधता का जो चूरन आपने जनता को पिला रखा था, अब सच का सामना करना पड़ रहा है। ये देश
अभी यहाँ बहुत खून खराबा होना बाकी है, ये खत्म होने के कगार पे आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।